Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdur Rahman from Cadet College Fatehjang and I welcome you all into our new lecture of physics first year. Dear cadets, आज हमने स्टार्ट करना है अपना यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 है हमारे पास वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो डियर कैडेट्स, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और इक्विलिब्रियम क्या होता है, यही सारी डिटेल हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले मैं ज़रा चैप्टर 1 का हवाला दूं तो चैप्टर 1 में हमने कुछ क्वांटिटीज पढ़ी थी जिनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज यूनिट नंबर 2 में दी गई है वो है फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव बोथ न्यूमेरिकल एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो किस्म की होती हैं। अगर हम देखें तो डियर कैडेट्स, हमारे पास जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की होती हैं, एक आपके पास वेक्टर होती है, एक स्केलर होती है। सबसे पहले अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं दैट कैन बी मेजर्ड, जिनकी पैमाइश की जा सके। तो वेक्टर क्वांटिटीज की भी पैमाइश हो सकती है, स्केलर की भी हो सकती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ हमारे पास वेक्टर होती हैं, कुछ स्केलर होती हैं। अब वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दी गई हो। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। उसके बाद हम चलते हैं स्केलर क्वांटिटी की तरफ। तो स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती। तो जो सिर्फ फर्क है हमारे पास वो स्केलर और वेक्टर में डायरेक्शन का फर्क है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड मैं आपको बताता हूं 15 अब एक नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है। डायरेक्शन आपके पास जो है 15 किलोमीटर। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये मैग्नीट्यूड हो जाए कि 15 किलोमीटर, लेकिन ये 15 किलोमीटर किस तरफ? टूवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन आ गई। तो जब हमें डायरेक्शन का पता चल गया, जब हमारे पास 15 किलोमीटर को 15 किलोमीटर मतलब फासला बताया जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन जब आ गई हमारे पास तो टूवर्ड्स नॉर्थ हमें पता चल गया, तो इस क्वांटिटी को आप कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और जब आपके पास ये तो पता हो 30 kg, 30 kg आपके पास मैग्नीट्यूड है, मैस है, लेकिन इसमें आप डायरेक्शन का नहीं पता कि किस तरफ है। तो जब डायरेक्शन ना मौजूद हो तो ऐसी क्वांटिटीज आपके पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो डियर कैडेट्स, इससे हमें ये पता चला कि हर वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व हो, तो आपके पास वेक्टर होती है। और हर वो क्वांटिटी जिसके अंदर आपके पास डायरेक्शन ना हो लेकिन मैग्नीट्यूड मौजूद हो, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मैस आपके पास जो है वो एक एग्जांपल है, जैसे कि फोर्स है। फोर्स आपके पास जिस तरफ लगाते हैं 100 न्यूटन फोर्स, 100 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, लेकिन फोर्स जिस तरफ लगाएं चीज उस तरफ मूव करती है। तो जिस तरफ फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन, जिस तरफ मैग्नीट्यूड है उसी डायरेक्शन में चीज मूव करेगी। तो डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो फोर्स आपके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गई, वेलोसिटी हो गई। ये सारी वो क्वांटिटीज हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन मौजूद होती है। तो डियर कैडेट, ये तो बेसिक डिफरेंस था। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कहीं वेक्टर क्वांटिटी लिखी हुई आ जाए तो ऐसी कौन सी निशानी है जिसको मद्देनजर रखें हम, तो हमें पता चल जाए कि ये जो बताया गया है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। डियर कैडेट्स, सबसे पहले हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज में कौन सी दो टाइप्स होती हैं, एक वेक्टर होती है, एक स्केलर होती है। फिर मैंने आपको बताया कि कहीं पे लिखा हुआ आ जाए या कहीं लिखना पड़े वेक्टर क्वांटिटी को, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कहीं पे आ जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहली जो रिप्रेजेंटेशन है वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल के जरिए। ऐसा कोई हिंसा लिखें, इस तरह का कोई अल्फाबेट लिखें कि आपको पता चल जाए पढ़ने वाले को कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरा तरीका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ऐसा कोई ग्राफ बना दें, ऐसी कोई निशानी बता दें कि जिसके जरिए पता चल जाए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करते हैं, बोल्ड फेस लेटर। अब बोल्ड फेस लेटर कौन से होते हैं? बोल्ड फेस लेटर, मैं आम राइटिंग कर रहा हूं, आम राइटिंग में मैं एक लेटर ऐसा आ गया, ए मैंने लिखा, बी लिखा, डी लिखा,
अब इसमें मेरे पास जो तीन क्वांटिटीज मिसाल के तौर पे मैंने बता दी, इनमें एक क्वांटिटी जो है डी आपके पास डिस्प्लेसमेंट को शो करती है। जहाँ पे डी आया मैंने डी को क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने का मतलब है मैंने थोड़ा दूसरी क्वांटिटीज की निस्बत उसको मोटा करके लिख दिया। तो ये हमारे पास होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम एरो हेड का इस्तेमाल करते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने सिंबल नहीं लगाया, मैंने मतलब बोल्ड नहीं किया, तो मैंने क्या लिखा, डी एफ। अब इसमें डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास जो है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे एफ हमारे पास फोर्स है। फोर्स हमारे पास क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैंने इसको बोल्ड नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरो हेड लगा देता हूँ इसके ऊपर। ये जो एरो हेड होगा ये बता देगा हमें कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जितना बड़ा एरो हेड होगा इसका मतलब है उतना बड़ा मैग्नीट्यूड है उस चीज़ का। तो एरो आपके पास बता देते हैं उस क्वांटिटी की वैल्यू का। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास आप ग्राफ लगाते हैं। ग्राफ क्या होता है, एक एरो हेड लगा देते हैं किसी भी डिजिट के ऊपर, तो पता चल जाता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप चीज को बोल्ड करके मोटा करके लिख देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। डियर गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करने का यहाँ पे मतलब है एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल से क्या मुराद है, यहाँ पे 90 डिग्री से ये मुराद है ये लाइन मैंने ड्रा की, ये की, इनके दरमियान जो एंगल हो वो कितना हो, 90 डिग्री हो। ऐसी दो लाइन जब भी आप ड्रा करते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हो, और इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे या ओरिजिन पॉइंट पे, ये पॉइंट जिसको आप ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो ऐसी कोई भी दो या दो से ज़्यादा तीन लाइन जब आप ड्रा करते हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, और इंटरसेक्ट ऐसे कर रही होती हैं कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो वहाँ पे वो 90 का एंगल बनाती हैं। तो ऐसी जो आपके पास लाइंस होती हैं उनको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, या इसका दूसरा नाम आपकी बुक में कार्टेशियन प्लेन कहा गया है। तो यह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कहते हैं। तो डियर कैडेट्स, इन लाइंस को आप मुख्तलिफ नाम देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये आपके पास कहलाती है एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होता है इसको वैसे भी आप एक्सिस का नाम देते हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास एक्स एक्सिस का नाम होता है, वर्टिकल जो खड़ी लाइन होती है उसका नाम होता है वाई एक्सिस। अगर यही सिस्टम दो लाइंस पे मुश्तमिल हो तो इसको आप प्लेन कहते हैं। जैसा कि रेडियन आपने पढ़ा था, तो रेडियन आपके पास 2 डायमेंशन होता है, 2 डायरेक्शन होती हैं उसमें। तो 2 डायमेंशन का मतलब हुआ कि आपके पास 2 डायरेक्शन हो गई, तो ये प्लेन हो गया। अगर आपके पास 3 लाइंस, एक आपके पास वाई एक्सिस, एक आपके पास एक्स एक्सिस, और ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 एंगल बनाती है, एक तीसरी लाइन जो इससे बाहर आ रही हो, जैसे मेरा मार्कर है, तो ये आपके पास होता है जेड एक्सिस। लेकिन ये फिर जब आप पेज पे ड्रा करते हैं तो ये आप इस तरीके से ड्रा करते हैं, तो इसको आप जेड एक्सिस का नाम देते हैं। और इस सिस्टम को आप स्पेस कहते हैं, जिसमें 3 लाइंस आ जाएं, और ये आपके पास 3D होता है। 3D का यहाँ पे मतलब है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब है 3 डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको आप ओरिजिन कहते हैं यहाँ पे भी, और जो स्पेस में सिस्टम होता है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों लाइन एक दूसरे के ऐसे होती हैं कि ये परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं। और अगर यहाँ पे सिर्फ 2 लाइंस का इस्तेमाल हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का और एक वर्टिकल का, तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस कहलाती है। और वाई एक्सिस कहलाने के साथ साथ जिसमें सिर्फ 2 लाइन हो उस प्लेन सिस्टम, प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें आपके पास 3 लाइंस का इंटरसेक्ट कर रही हो। अब इसमें एक और चीज़ जो आपके पास, मैं अगर बोर्ड पे देखूं तो ये मेरा
राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और जब मैं बोर्ड की तरफ मूव करता हूँ तो ये मेरी राइट साइड हो जाती है और ये मेरी लेफ्ट साइड हो जाती है। जब भी आपके पास डायरेक्शन देखें तो ये साइड होती है, ये अमूमन आप पॉजिटिव लेते हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम की ये साइड आप नेगेटिव लेते हैं। और जो अपर साइड होती है आपके पास, अगर वो पॉजिटिव आएगी तो जो लोअर साइड अगर आपके पास मौजूद है तो वो आपके पास नेगेटिव आ रही होती है। और अगर डायरेक्शन देखनी हो किसी भी वेक्टर की, यहाँ पे कि दो लाइंस हैं, इनके दरमियान एक वेक्टर मौजूद है, मिसाल के तौर पे मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूँ यहाँ पे, इस वेक्टर को नाम देता हूँ ए वेक्टर का। अब ये ए वेक्टर किस डायरेक्शन पे मौजूद है, तो इसकी डायरेक्शन आप कहाँ से देखना शुरू करते हैं, एक्स एक्सिस से देखना शुरू करते हैं। तो एक्स एक्सिस से आप किधर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक की क्या डायरेक्शन होती है, क्लॉक ये चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास क्या होता है, क्लॉक के उलट। तो आप एक्स एक्सिस से डायरेक्शन लेना शुरू करते हो और किस डायरेक्शन में, उलट चलते हो। और अब यहाँ पे ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये इनके दरमियान में वेक्टर है, तो ये 45 डिग्री पे है। जब ये चल के यहाँ पहुंचेगा तो 90, लेकिन 90 डिग्री प्लस में। जब ये इधर आगे पहुंचेगा तो 180 डिग्री प्लस में। और अगर आप इस तरफ चला देंगे तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या आना शुरू हो जाएगी, नेगेटिव आना शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ से चले तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री। इसी तरह होता है ना आपके पास सर्कल, कि अगर मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ तो 90 डिग्री पूरे हो जाते हैं, मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो ये 180 डिग्री, 90 और 90 180 हो जाते हैं, और फिर 90 ऐड करें इसके दरमियान ये वाला, तो ये आपके पास 270 हो जाते हैं, और फिर ये 90 ऐड करें तो ये 360 हो जाते हैं। तो एक सर्कल पूरा होता है। और अगर आप क्लॉकवाइज चल पड़ेंगे तो 360 से 270 की तरफ आएंगे तो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, माइनस करना शुरू कर देते हैं आप। तो डियर कैडेट्स, ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। डियर कैडेट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर, के वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं। तो जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हों तो उनको जो ऐड करने के लिए रूल इस्तेमाल होता है, वो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, वो होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। के लिए जो रूल इस्तेमाल करते हैं हम, उस रूल को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड और टेल रूल में आपके पास कैसे काम करता है हेड और टेल रूल। तो अगर आपके पास दो वेक्टर हों, एक वेक्टर आपके पास फर्ज करें ए है, और एक आपके पास जो दूसरा वेक्टर है वो आपके पास बी है, इन दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वही सेम तरीका जो 9th क्लास में हमने इस्तेमाल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ वेक्टर ए। सबसे पहले आप क्या करें, आप ए वेक्टर को ड्रा करें। अब जहां पे ए का हेड है वहां से बी की टेल जोड़ दें, ये आपके पास आ गया बी। तो हमने क्या किया, हमने जहां पे ए का हेड था वहां पे बी की साथ टेल जोड़ दी। इन दोनों को जोड़ने के बाद पहले वाले की जो टेल है और आखिरी वाले का जो हेड है उसको जोड़ दें, तो ये आपके पास जो है a प्लस बी आपके पास वेक्टर हो जाएगा। जो तीसरा आपके पास वेक्टर आता है ये आपके पास आता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है दो वेक्टर जमा हुए, इसके जवाब में जो रिजल्ट आया वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इनके ऊपर एरो हेड लगाएं, जिससे रिप्रेजेंट होगा कि आपके पास वेक्टर्स ऐड हुए हैं। तो वेक्टर एडिशन कैन बी डन बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा वेक्टर ए, देन जॉइन वेक्टर बी सच दैट, इस तरीके से जॉइन करें, कैसे, दैट टेल ऑफ वेक्टर बी कोइंसाइड विद द हेड ऑफ वेक्टर ए, एंड देन जॉइन बोथ वेक्टर बाय अ रिजल्टेंट वेक्टर, और फिर उन दोनों को जोड़ दें आर के साथ। तो पहली चीज तो एडिशन ऑफ वेक्टर में आपके पास हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल है। अब एक और चीज जो आपने याद रखनी है, एडिशन ऑफ वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा उतरता है। इट्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा उतरता है। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप ऑर्डर ऑफ एडिशन या ऑर्डर ऑफ सब्ट्रैक्शन या एक चीज़ का जो दो क्वांटिटीज आपस में मिल रही हैं उनका ऑर्डर तब्दील कर दें, लेकिन जवाब के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर कोई असर ना पड़े। अगर आपने दो वेक्टर जोड़े हैं ए प्लस बी,
इसी को आप लिख दें b प्लस a, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या रिजल्ट के ऊपर असर पड़ेगा, एक वेक्टर है अगर 4 मैग्नीट्यूड का, दूसरा है 5 का, एक 5 का है दूसरा 4 का है, तो रिजल्ट तो दोनों तरफ क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो रिजल्ट के ऊपर जब फर्क ना पड़े, ऑर्डर आप चेंज कर रहे हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डज वेक्टर एडिशन ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आप कह सकते हैं यस, एडिशन ऑफ वेक्टर कैन ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इट इज द इररेलेवेंट ऑफ ऑर्डर। इसमें ऑर्डर अगर आप चेंज कर दें, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर की बात हो रही है, तो आप एडिशन का ऑर्डर चेंज कर दें तो रिजल्ट के ऊपर फिर भी फर्क ना पड़े, 4 प्लस 5 कर दें या 5 प्लस 4 कर दें, रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी एडिशन जिसकी में रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, वो आपके पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर है। एडिशन ऑफ वेक्टर में जो अगली चीज़ आ जाती है वो रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट हमने ये अभी पढ़ा है, क्या कहता है, रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर वेक्टर, दो एक जैसे वेक्टर मिले, जब उनका जवाब आए तो वो रिजल्टेंट होता है। तो आपके पास फोर्थ वेक्टर फॉर एग्जांपल इज अ सिंगल वेक्टर व्हिच वुड हैव सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ ओरिजिन। तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये एक पहले वाले दो वेक्टर के बराबर होता है। इसका इफेक्ट जो है वो उन दोनों वेक्टर के बराबर होता है। इट इज सिंगल बाई इटसेल्फ, ये खुद तो एक होता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो दोनों के बराबर होता है। तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है। उसके बाद हम देखते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन, कि वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो डियर कैडेट्स, हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन में द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ एडिशन। ये एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह ही होता है, बट इन डायरेक्शन रिवर्स, लेकिन डायरेक्शन आप रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि आपने पहले ए जोड़ा था, बी जोड़ा था, अब आप क्या कर दें, आप ये बी ले आए, ये ए कर लें, और ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। अब आपने डायरेक्शन रिवर्स की, तो ए प्लस बी के बजाय ए माइनस बी, डायरेक्शन रिवर्स हुई तो आपके पास साइन भी चेंज हो गया, तो ए प्लस बी के बजाय ए माइनस बी हो जाए। या फिर आप, होती तो ये एडिशन की तरह है, उसने बुक में ये कहा है, तो ए प्लस, एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हुई, जिसकी डायरेक्शन चेंज हुई उसे आप माइनस लिख दें, है तो एडिशन ही, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस हो जाता है। तो वेक्टर एडिशन इज इक्विवेलेंट ऑफ एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज इक्विवेलेंट ऑफ एडिशन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वेक्टर हमारे पास एडिशन के, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। इसके बाद ये कैसे अब हम मूव करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को किन चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। डियर कैडेट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन आपके पास तीन चीज़ों के साथ हो सकती है किसी भी वेक्टर की। वेक्टर जो है वो पॉजिटिव नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है, ज़रब खा सकता है, नेगेटिव नंबर के साथ भी ज़रब खा सकता है, और एक स्केलर क्वांटिटी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव नंबर। आपके पास एक वेक्टर है a और एक नंबर है मिसाल के तौर पे n, जो कि क्या हो, जो कि जीरो ना हो, मतलब 1 2 3 एनीथिंग। जीरो जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो उस चीज़ को जीरो कर देता है। तो इस वजह से आपके पास क्या हो कि मोर देन, अबव देन, ये नंबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये लार्जर देन जीरो हो, तो जब आपके पास लार्जर जब ये नंबर आपके पास लार्जर देन जीरो होगा तो इसका मतलब है ये जीरो नहीं होगा, कोई भी नंबर होगा। जब कोई भी नंबर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो एक नई क्वांटिटी बन जाती है, और यहाँ पे ये नंबर और आगे वेक्टर आ जाता है। जब किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है 2 a पॉजिटिव, एक वेक्टर इसके साथ आ रहा है a, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो आपके पास नेगेटिव। तो इसमें आप डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और जो नई आपके पास प्रोडक्ट आएगी वो भी आपके पास क्या आएगी, na ही आएगी। और एक वेक्टर जो है आपके पास वो क्या होता है, अगर स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर जाए तो आपके पास एक नई प्रोडक्ट मर्ज वजूद में आती है। मिसाल के तौर पे मैस 50 kg, एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये आपके पास हो जाएगा ma, और नई क्वांटिटी कौन सी मर्ज वजूद में आई, f फोर्स।
तो वेक्टर आपके पास, अब इसमें देखें तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हुए तो जो नई क्वांटिटी मर्ज वजूद में आई वो भी क्या थी, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी थी। तो जब आपके पास एक वेक्टर और जब एक स्केलर मिलते हैं तो आपके पास नई क्वांटिटी जो मर्ज वजूद में आती है वो होती वेक्टर है। और डायरेक्शन कौन सी होती है, उसकी डायरेक्शन सेम वही होती है जो मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर क्वांटिटी की थी। अब ये फोर्स उसी तरफ लगेगी या एक्सेलरेशन उसी तरफ होगी जिस तरफ फोर्स लग रही थी। तो डियर कैरेट्स ये था आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। उसके बाद अब हम स्टडी करते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है। डियर कैरेट्स अगर हम बुक में देखें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर इज इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1। ये वो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 होता है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। और यूनिट वेक्टर आपके पास जो असल वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है। अगर एक वेक्टर है आपके पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं आई, और आई के ऊपर कैप लगा देते हैं। ये जो कैप है, ये जो हेड है, रिप्रेजेंटेड यूनिट, अब आप कह सकते हैं यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हेड या कैप। तो एक्स एक्सिस के लिए आई, अगर आप वाई एक्सिस की बात करें तो उसके लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है वो जे और उसके ऊपर हेड। और जो जेड एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर वो आपके पास आई जे और जेड होता है, बल्कि के जेड सॉरी। और जेड एक्सिस के लिए जो आपके पास वेक्टर इस्तेमाल होता है यूनिट वेक्टर वो आपके पास के होता है। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और ये क्या करता है, ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। अब यहाँ पे डायरेक्शन बताने से मुराद एक्स एक्सिस की बताने के बजाय अगर आप किसी भी वेक्टर के साथ आई लिख देते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं विद हेड और कैप, तो इससे पता चल जाएगा कि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये फलान डायरेक्शन में। आई लिखा होगा तो एक्स एक्सिस होगा, वाई लिखा होगा, जे लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा जेड एक्सिस की डायरेक्शन वाई में। और अगर के और कैप लगी होगी तो हमें पता चल जाएगा ये जेड एक्सिस है। तो ये तो था हमारे पास यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ए हेड, जैसे बुक में आपको दिखाया गया है कि अगर कोई वेक्टर आप लिख रहे हैं मिसाल के तौर पे वेक्टर ए और उसके ऊपर हेड लगा देते हैं तो ये हेड आपको बता देती है कि ये आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला आपके पास दिया गया है, ए हेड ऊपर ए वेक्टर और नीचे सिंपल ए लिखा गया है। उसके बाद हमारे पास होता है नल वेक्टर। नल जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि नल उस चीज़ को कहते हैं जिसका जवाब जीरो हो। इट इज़ अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड वाला होता है, नल वेक्टर 0 एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी लफ्ज़ जो है इसका मतलब है इमेजिनरी डायरेक्शन। अब जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा उसकी डायरेक्शन जिस तरफ आप इमेजिन कर लें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर। एक वेक्टर था पॉजिटिव ए, उसी को आपने उसी का ही नेगेटिव करें तो आपके पास जो आएगा वेक्टर तीसरा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। तो एक ही पॉजिटिव वेक्टर को भी उसके नेगेटिव के साथ जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपके पास जो जवाब आता है वो आपके पास नल वेक्टर होता है। उसके बाद जो आखिरी हमारा आज का टॉपिक है वो है इक्वल वेक्टर। नाम से जाहिर है दो एक जैसे वेक्टर जब आपस में इकट्ठे हो जाएं। टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक वेक्टर है ए, दूसरा उसी डायरेक्शन में उतना ही वेक्टर है बी, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। अगर बी होता छोटा, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड में फर्क आ गया है, एक बहुत बड़ा है एक छोटा है, तो फिर ये इक्वल नहीं होते हैं, फिर ये अनइक्वल होते हैं। लेकिन अब जो कि मैग्नीट्यूड सेम हो गया उतना ही जितना वो वाला था, तो फिर आपके पास ये कहलाते हैं इक्वल। तो टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहीं से भी शुरू हो रहे हो, लेकिन आगे जो इनके एरो हेड हैं वो आपके पास सेम आ रहे हो, वो एक जैसे आ जाएं, तो आपके पास क्या होता है, इक्वल वेक्टर। दिस मीन दैट पैरेलल वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू ईच अदर। तो दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों तो आपके पास क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स होते हैं। डियर कैडेट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसकी जो असाइनमेंट है वो आपने हो बहु उसी तरीके से बनानी है जिस तरीके से मैं एंड पे आपको सैंपल शो करता होता हूँ, और मैं क्वेश्चन भी आपको वही देता हूँ जो मैं आपको सैंपल में शो करता होता हूँ। आप उसी को ही यूज़ किया करें और अपने नोट्स प्रिपेयर किया करें। मिलते हैं डियर कैडेट्स नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।